अकबर की दूसरी शादी, बीरबल की नई चुनौती। दरबार की दीवारों पर शाम का सुनहरा उजाला पसर रहा था। लाल किले के आंगन में खुशबू, शोर और हल्की हल्की बेचैनी, ये सब उस दिन कुछ अलग मायने रख रहे थे। अकबर बादशाह की मुस्कान में वही शाही ठाठ थी, पर उनके चेहरे के किनारे पर एक नया सवाल चमक रहा था। दरबार के लोग अंदर बाहर भाग रहे थे। मुसलमानों और हिंदुओं के मंत्रियों का मिला जुला हुजूम, गाने बजाने वाले कलाकार, और उन सब के बीच बैठा बीरबल, जिसका चेहरा आज भी शांत और एक अजीब सी चतुराई से भरा था। बीरबल, अकबर ने हल्की आवाज में कहा, तुमने सुना? मैं दूसरी शादी करने वाला हूं। दरबार में एक हल्की हंसी उठी। कुछ ने इसे आदर से सरासर अस्वीकार कर दिया, कुछ चकित हुए, मगर जो चीज सबका ध्यान खींच रही थी वो बीरबल की शांत मुस्कान थी। बीरबल ने आंखें मूंदकर एक क्षण सोचा। ऐसा नहीं कि उसने कभी अकबर की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, पर आज का सवाल कुछ अलग था। दूसरी शादी? क्या कारण था? और सबसे बड़ी बात, क्या ये निर्णय केवल अकबर का निजी निर्णय था या उस निर्णय में राज्य की भलाई, प्रजा की भलाई भी जुड़ी हुई थी? अकबर ने बात जारी रखी। वो राजकुमारी मल्लिकाए हिंद राज्य के सहयोग के साथ मेरे पास आना चाहती है। उसकी विद्वत्ता, उसकी निष्ठा और उसके वंश से राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। लेकिन दरबार में कुछ लोग कहते हैं कि ये दुस्साहसिक है। बादशाह, दूसरा विवाह राज्य के लिए लाभकारी हो सकता है या नहीं, ये केवल बयानों से नहीं, अनुभव से सामने आता है, बीरबल ने कहा। मगर अगर आप चाहें तो मैं एक चुनौती प्रस्तुत करूं। यदि मेरी योजना सफल रही तो मैं इसके लिए आपकी राजकीय अनुमति मान लूंगा, और अगर असफल हुई तो मैं अपनी बुद्धि और सर्वस्व, जो मैंने शाही सेवा में आराम दिया है, वापस कर दूंगा। अकबर ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी शर्त स्वीकार है बीरबल, पर क्या चुनौती होगी? सरल है, बीरबल ने कहा। आपकी दूसरी शादी का असर केवल राजनैतिक और पारिवारिक नहीं होना चाहिए। उसे प्रजा के लिए सुखदायी, न्यायपूर्ण और स्थायी दिखना चाहिए। मैं 5 ऐसे परीक्षण करूंगा जिनमें दया, नीति, न्याय, बुद्धि और अंततः सच की परख होगी। अगर किसी भी परीक्षण में मेरी योजना सबको भरोसेमंद न लगे तो मैं अपनी शर्त मान लूंगा। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर उंगली फेरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरा आज़ादी मिलेगी, पर ध्यान रहे, ये सिर्फ मजाक नहीं, ये राज्य और प्रजा का मामला है। पहला परीक्षण, दया। अगले दिन बीरबल ने चारों दिशाओं में प्रश्न भेजवाए। जो भी किसी अनाथ आश्रम या गरीब बस्ती में पहुंचकर अपनी शादी का जश्न मनाना चाहता हो, उसे पहले वहां के दुखों पर नजर डालकर 3 दिनों तक सेवाएं देनी होंगी। ये शर्त सुनकर दरबार में हंसी भी उड़ी और कुछ ने इसे असामान्य समझा, पर बीरबल की चतुराई ये थी कि उसने इस सेवा को सार्वजनिक रखा। जिसके पास स्थिति और संपत्ति थी, उसे दिखाना होगा कि वो सिर्फ शो के लिए नहीं, बल्कि सच्ची दया दिखाने को तैयार है। मल्लिका ए हिंद, जिस पर शादी प्रस्ताव था, उसने स्वयं पहला कदम उठाया। उसने स्वयं अनाथ आश्रम जाकर बच्चों के बाल काटे, पढ़ाया और उनके साथ खेला। दरबार के बड़े बूढ़ों ने देखा कि वो पवित्र और विनम्र है। लोग प्रभावित हुए। कुछ दरबारियों ने अपनी शर्तें बदल दीं। उन्होंने देखा कि दया का अभ्यास केवल बातों से नहीं, कर्मों से होता है। पहला परीक्षण सफल रहा। मल्लिका ने पूरे दरबार और प्रजा का आदर जीत लिया। दूसरा परीक्षण, नीति। दूसरा टेस्ट बीरबल ने राज्य के आर्थिक हितों से जोड़ा। उसने कहा कि जिन लोगों के छोटे छोटे खेत बंटकर नष्ट हो रहे हैं, जिनकी कर निर्धारण में अन्याय हो रहा है, उनके मुद्दों का समाधान नई विवाह नीति का उद्देश्य होना चाहिए। उसने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया, शादी के खर्च का बड़ा हिस्सा उस इलाके के विकास में प्रयुक्त किया जाएगा जहां से दंपति के सहयोगी आते हैं। कुछ दरबारियों ने विरोध जताया, हम निजी अधिकार कैसे छेड़ें? पर बीरबल ने कहा, यह विवाह शाही है। यदि ये राज्य के लाभ के लिए हो तो निजी आराम शाही कर्तव्य के आगे नहीं टिकता। नीति लागू होने पर कई गांवों में रास्ते बने, कुएं खोदे गए और कर निर्धारण में पारदर्शिता आई। ये परीक्षण भी सफल रहा, क्योंकि ये दिखा कि विवाह केवल निजी सुख शांति का साधन नहीं, बल्कि राज्य हित का उपकरण भी बन सकता है, जब बुद्धिमानी से योजनाएं बनाई जाएं। तीसरा परीक्षण, न्याय। तीसरे परीक्षण में बीरबल ने अदालतों की प्रक्रियाओं की समीक्षा करवाई।
शाही विवाह में बड़े जमींदारों के वकील आ जाते थे और छोटे किसानों के हक छिन जाते थे। बीरबल ने एक सप्ताह के लिए तुलसी पंचायत का आयोजन कराया, जहां दोनों पक्षों को न्याय दिया गया और हर केस को नई नज़र से परखा गया। इस दौरान मल्लिका ने निजी तौर पर कुछ विवादों का निष्पक्ष समाधान देखा और लोगों के हक के लिए आवाज उठाई। दरबार की कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रदर्शन है, पर जनता ने देखा कि आज पहली बार एक राजसी शादी का निर्णय लोगों की आवाज सुन रहा है। न्याय का तीसरा परीक्षण भी पास हुआ, क्योंकि ये साबित हुआ कि शादी को राज्यिक न्याय के साथ जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों को भी संरक्षण दिया जा सकता है। चौथा परीक्षण, बुद्धि। चौथा परीक्षण बीरबल के लिए सबसे मजेदार था। उसने एक पहेली का आयोजन कराया, जहां अकबर की नई रानी मल्लिका और दरबार के बुद्धिमान लोगों को 3 प्रश्न हल करने थे, राजनीति, कूटनीति और मानव स्वभाव पर। प्रश्न केवल किताबों के नहीं थे, वे व्यावहारिक परिस्थितियों पर आधारित थे। पहली पहेली में पूछा गया, यदि पड़ोसी राज्य अचानक नाराज हो जाए और सीमा पर तनाव बढ़े, आप किस तरह शांति बनाए रखेंगे? मल्लिका ने सुझाव दिया कि सांस्कृतिक संगम और साझा उत्सव आयोजित कर दोनों राज्यों के बीच मित्रता को बढ़ाया जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा, ये व्यावहारिक और दयालु दोनों था। दूसरी पहेली में पूछा गया, आपके दरबार में एक ऐसे मंत्री की साजिश पकड़ी गई जो चोरी और धूर्तता दोनों करता है, आप क्या करेंगे? मल्लिका ने कहा, सबूतों की जांच कर दोष सिद्धि पर खुलेआम सजा दीजिए, पर साथ ही प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा दीजिए और मंत्री को सुधार का मौका दें। ये योजना सिद्धांत में कठोर थी, पर मानवता भी दिखाती थी। तीसरी पहेली में पूछा गया, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति सच्चा है? मल्लिका ने कहा, उसके कर्म ही उसके सच्चाई के दूत हैं, वक्त और परिस्थिति उसे गवाही देगा। बीरबल ने माना कि बुद्धि सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि समय के साथ समझने का गुण है। इस परीक्षण में भी मल्लिका ने अपनी बुद्धि और सहानुभूति का प्रमाण दिया। बीरबल की चुनौती का चौथा पन्ना भी सफल रहा। पांचवा और अंतिम परीक्षण, सच की परख। अब आखिरी और सबसे कठिन, सच की परख। बीरबल ने दरबार को बुलाकर कहा, शादी को केवल दया, नीति, न्याय और बुद्धि के आधार पर नहीं नापा जा सकता। हमें देखना होगा कि क्या ये विवाह प्रजा के विश्वास को कायम रखता है। बीरबल ने एक अनूठा प्रयोग किया। उसने कहा कि अगले 3 महीनों तक अकबर और मल्लिका को जनता के बीच रहकर काम करना होगा, न केवल तामझाम में, बल्कि गांवों में, नगरों में, बाजारों में। वे अपने शाही वेशभूषा के साथ नहीं, बल्कि प्रचलित सादगी में रहेंगे, ताकि लोग सच में जान सकें कि वे कितने जनता के हित में काम कर रहे हैं। अकबर ने राजसी जीवन के कुछ हिस्सों को त्याग कर छोटे और नाजुक मामलों में खुद हस्तक्षेप किया, खेतों की जांच की, मजदूरों से बात की और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का पालन किया। मल्लिका ने भी लोगों के साथ सहजता से मेलजोल बनाया। लोगों ने देखा कि ये शादी उनके लिए सिर्फ शो नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। 3 महीनों के बाद बीरबल ने दरबार में रिपोर्ट पेश की। सच्चाई, उसने कहा, ये नहीं कि हम कितने खूबसूरत ताज और चमकदार लिपटे पहनते हैं। सच्चाई ये है कि क्या ये विवाह प्रजा के विश्वास को बनाए रखता है। और इस परीक्षा में उन दोनों ने सबका विश्वास जीत लिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कुछ पुराने विरोधियों ने भी खुलकर कहा कि वे गलत थे। बीरबल ने अपनी शर्त पूरी की, पर उसकी शर्त का अर्थ था कि शादी केवल अकबर की खुशी का मामला नहीं होगा, वो राज्य की जिम्मेदारी भी बन गई थी। एक अप्रत्याशित मोड़। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन साहिब हारून, एक चालाक दरबारी ने फैसला किया कि वो मल्लिका के प्रभाव से जिला करों पर अपने फायदे खो देगा। उसने झूठे आरोप लगाए कि मल्लिका विदेशी सुपाटियों के प्रभाव में है और राज्य की परंपराएं तोड़ देगी। अफवाहें फैली और कुछ लोग डर गए, पर बीरबल ने कहा, हम अफवाहों से नहीं डरेंगे, सत्य से नहीं झुकेंगे। बीरबल ने साहिब हारून का सामना करने के लिए एक अद्वितीय विधि अपनाई। उसने एक सभा बुलाई जहां हर किसी को खुलकर बोलने का मौका मिला। साहिब हारून ने अपना आरोप दोहराया, पर बीरबल ने सामूहिक गवाही मांगी और जनता ने खुलकर कहा कि मल्लिका ने गांवों में न्याय और संजीवनी लाई है। गांवों के बच्चे, किसान और व्यापारी सबने अपने अपने अनुभव साझा किए। साहिब हारून के झूठ का पर्दाफाश हुआ। तब बीरबल ने कहा, सच्चाई केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी आती है, और आज जनता ने ये दिखा दिया। अकबर ने साहिब हारून को माफ नहीं किया, पर उसे न्याय के अनुसार दंडित किया गया। साथ ही उसे समाज सुधार योजना में लगाया गया ताकि वो भी अपने कर्मों से लोगों की सेवा कर सके। अंतिम भाग, नया आरंभ। शाही विवाह हुआ, पर वो केवल एक पारंपरिक समारोह नहीं था,
वो राज्य के लिए वचन और कार्य का प्रतीक बन गया। मल्लिका ने केवल अकबर की रानी न बनकर जनता की हितैषी भी बनना चुना। बीरबल की चुनौती ने साबित कर दिया कि शादी जब उसे बुद्धि, दया, नीति और न्याय के साथ जोड़ा जाए तो वो राज्य की भलाई का माध्यम बन सकती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने न सिर्फ मुझे सही मार्ग दिखाया बल्कि राज्य को भी एक नया चेहरा दिया। बीरबल हंस पड़ा। हुकुम, उसने कहा, मैंने तो केवल कहा था कि अगर योजना सफल हो तो मैं स्वीकार करूंगा, पर सत्ता और सम्मान से बड़ा सुख ये है कि जनता ने भरोसा दिखाया। यही मेरी असली इनाम है। दरबार में शादी का शोर अभी थमा भी नहीं था कि कुछ नई हलचलें उभर आईं। जिस तरीके से मल्लिकाए हिंद ने अपने कर्तव्यों को निभाया था और जनता के बीच अपनी सादगी व लगन दिखाई थी, उससे दरबार में खुशहाली की नई आशा जगी थी। पर किसी भी परिवर्तन के साथ रगड़ और टकराव भी आते हैं। भाग 1 में हुए फैसलों और परीक्षणों के बाद अब राज दरबार में कुछ ऐसे मुद्दे उठने लगे जो पहले दिखाई नहीं देते थे। इस भाग में हम उन चुनौतियों, योजनाओं और नए खेलों का वर्णन करेंगे जिनका सामना अकबर, मल्लिका और बीरबल ने किया। साथ ही दरबार के कुछ पुराने और नए पात्र सामने आएंगे। ये कहानी खासी लंबी और विस्तृत है। गांवों के दृश्य, न्यायालयों की चिंतनशील बैठकें, चतुर्बुद्धि के संवाद और कुछ हास्यप्रद पर अर्थपूर्ण हादसे। भाग 1, शाही बादशाह और जनता के बीच की नाजुक कड़ी। शादी के 3 महीने बीतने के बाद अकबर ने देखा कि अब लोग उनके फैसलों पर पहले की तरह रह रहकर टिप्पणी करने लगे हैं। पारंपरिक लोग जो शाही नियमों और रीति रिवाजों को अटल मानते थे, वे सोचते थे कि मल्लिका जैसी महिला जहां तहां निर्णय लेती है, वो परंपरा पर चोट है। दूसरी ओर युवा और शिक्षित तबका इसे प्रगति मानते थे। एक सुबह अकबर को एक चिट्ठी मिली। गांव की एक बूढ़ी औरत ने लिख रखा था कि अब तो शहजादियों का युग गया, राजा को सीधे हमारे बीच आना चाहिए और सुनना चाहिए कि खेतों में क्या समस्याएं हैं। चिट्ठी में विनम्रता भी थी और कठोर सच्चाई भी। कुछ क्षेत्र कर में भारी वृद्धि का आरोप लगा रहे थे। ये मामला मामूली नहीं था, ये संकेत था कि लोगों का भरोसा अभी भी अटल नहीं हुआ। मल्लिका ने सुझाव दिया कि वे एक जनसभा करें, जहां सीधे गांवों के प्रतिनिधि शाही दरबार में पहुंचकर अपनी शिकायत रखें। बीरबल ने चुटकी ली, जनसभा नित्यकर्म बन जाए तो राजा को खांसने की भी आज़ादी नहीं मिलेगी। पर उन्होंने समर्थन दिया, क्योंकि बीरबल जानते थे कि जब मुद्दे खुलकर सामने आते हैं तो अफवाहों का रास्ता बंद हो जाता है। सभा में कई तरह की बातें हुईं, पानी की कमी, रास्तों की खराबी और करदाता निर्धारण की पारदर्शिता। मल्लिका ने हर मामले को ध्यान से सुना और न्याय को लागू करने की स्वीकृति दी। अकबर ने भी खेतों का दौरा करने का वादा किया। जनता ने देखा कि ये विवाह केवल चमक दमक का नाम नहीं रहा, वो अब उनकी सुनने की जगह बनेगा। साहिबे हारून की चाल, फिर से षड्यंत्र। साहिबे हारून, जिसे भाग 1 में दंडित कर सुधार की जिम्मेदारी दी गई थी, अब अपनी असहमति छुपा नहीं पा रहा था। उसे ये स्वीकार करना कठिन था कि उसके शाही लाभ घट गए और उसके प्रभाव में कमी आई। उसने धीरे धीरे कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया, कुछ दरबारी, कुछ जमींदार और कुछ व्यापारी जो उसके साथ जुड़ने को तत्पर थे। उसका उद्देश्य साफ था, मल्लिका के बनाए हुए सुधारों को विफल करना और अपने फिर से प्रभाव प्राप्त करना। साहिबे हारून ने एक योजना बनाई। वो गांवों में छुपे ठगों और ठेकेदारों के साथ गठजोड़ कर विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। मजदूरों को कम वेतन देकर, सामग्री में कटौती कर और परियोजनाओं को अधूरा छोड़कर वो मल्लिका के नाम पर लोगों का भरोसा तोड़ना चाहता था। यदि जनता को लगे कि शाही योजनाएं उन्हें धोखा दे रही हैं, तो मल्लिका और अकबर की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। बीच बीच में साहिबे हारून कुछ चुने हुए दरबारियों के यहाँ जाकर अपने आरोप भी छेड़ता। देखो, ये शाही पैसा किस तरह बाहर जा रहा है। पर बीरबल ने कहा, जो लोग परोपकार को दागदार करने की कोशिश करते हैं, उनसे सच्चाई स्पष्ट करनी होगी। वो अब सिर्फ सुनने नहीं वाला था, वो खुद जांच भी करेगा। 3. बीरबल का छुपा जांच अभियान। बेमतलब पर बीरबल ने स्वयं एक छुपा निरीक्षण दल बनाया। ये दल साधारण वस्त्रों में गांवों में गया और उन्होंने देखा कि कई परियोजनाएं अधूरी थीं, कुछ तो सिर्फ कागजों में मौजूद थीं। ठेकेदारों के रिकॉर्ड भी अस्पष्ट मिले, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि कुछ गांवों में लोग साहिबे हारून के नाम की रोशनी में डर के कारण सच बोलने से कतराते थे। बीरबल ने अपने दल को निर्देश दिया
कि वो उन मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करे जो झूठ बोलकर दबाव झेलते हैं। उन्होंने चोरी छिपे काम करने वाले ठेकेदारों की सूची बनाई और उनसे निस्तारण के लिए कलेक्टर कार्यालय में मुकदमों का सुझाव दिया। पर बीरबल ने एक अलग रणनीति चुनी, सार्वजनिक पर्दाफाश। उसने सुझाव दिया कि एक सार्वजनिक निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जहां ग्राम स्तर पर जनता खुद परियोजना की कार्यप्रणाली को देख सके। ये कदम साहिब हारून के लिए खतरनाक था, क्योंकि सार्वजनिक निरीक्षण में जो कुछ भी दिखेगा वो सीधे लोगों के सामने आएगा। त्योहार और अनपेक्षित भागीदारी। दरबार ने निर्णय लिया कि विकास और सार्वजनिक जांच के साथ साथ सांस्कृतिक मेलों का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों से जोड़ बना रहे। एक बड़े मेले का आयोजन किया गया, जहां किसानों की उपज, कारीगरों के उत्पाद और बच्चों के खेलों के साथ साथ कविता व संगीत कार्यक्रम भी रहे। मल्लिका ने खुद मेले की अध्यक्षता की और अकबर ने सरल वेश में लोगों के बीच घूमकर उनके साथ भोजन किया। मेले में अचानक एक बुजुर्ग साधु आए, जिनके अपने तरीके और कहानियां थीं। उन्होंने मंच से कहा, जहां राजा जनता के साथ एक चूल्हा बांटता है, वहां राजा का नियम शांत होता है। इस वाणी ने लोगों के दिलों को छू लिया। पर साहिबे हारून की चाल अभी भी चालू थी। उसने कुछ कलाकारों को काम पर लगाकर मेले में भी अफवाहें फैलाईं कि कुछ परियोजनाएं बेमानी हैं। बीरबल ने तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने मेले के मंच पर एक हास्य नाटक आयोजित कराया, जिसमें एक ठेकेदार और एक ईमानदार मजदूर की कहानी दिखाई गई। पर नाटक का अंत सार्वजनिक पूछताछ से हुआ। दर्शकों ने देखा कि जनता ही अंततः सच और झूठ की परख करती है। नाटक के बाद लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे और कई ने साहिबे हारून की मंशा पर सवाल उठाए। मेले में एक युवा छात्रा रुक्मणी, जिसने शहरी विद्यालय से पढ़ाई की थी, ने मल्लिका से मिलकर अपनी योजनाएं साझा कीं। वो चाहती थी कि महिलाओं को भी पंचायतों में बराबरी का प्रतिनिधित्व मिले। रुक्मणी की ऊर्जा और स्पष्टता ने मल्लिका को प्रभावित किया। मल्लिका ने कहा कि वे महिलाओं के लिए समावेशी पंचायत की एक पहल शुरू करेंगी, जहां महिलाएं स्थानीय निर्णयों का हिस्सा होंगी। ये कदम पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता था। कई पारंपरिक ताकतें इसे अस्वीकार कर सकती थीं, पर बीरबल ने कहा कि नीतियां समय के साथ बदलती हैं, पर उनमें समझ और संयम होना चाहिए। रुक्मणी और मल्लिका ने मिलकर प्रशिक्षण शिविरों का प्रबंध किया, जहां महिलाओं को लेखा-जोखा, भूमिहीनता और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इस पहल ने गांवों में नई चेतना जगाई। 6. सांस्कृतिक टकराव और साहित्यिक झगड़ा। जैसे जैसे समावेशन का संकेत बढ़ा, दरबार में कुछ विद्वानों और पुराने कवियों ने आपत्ति व्यक्त की। उनका कहना था कि परंपरा और संस्कृति को अचानक बदलना जोखिम भरा है। उन्होंने नई नीतियों को साहित्यिक रूप से चुनौती दी, कविताओं और गज़लों के जरिए। इस पर बीरबल ने बुद्धिमानी दिखाई। उसने कवियों के लिए एक मंच बनाया, पर नियम रखा कि हर कवि को पहले पहले अपने संशय और भय लिखकर जनता के सामने रखना होगा। इससे कवियों को भी महसूस हुआ कि परिवर्तन डराने वाला नहीं, बल्कि संवाद करने वाला है। कुछ कवियों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और मल्लिका ने यह सुनिश्चित किया कि नई नीतियों का कोई भी हिस्सा परंपरा को बहुधा न मिटाए। ये सौहार्दपूर्ण विमर्श का दौर था। जब सब कुछ धीमे धीमे सामान्य सा हो रहा था, एक सुबह सीमा चौकी से ऐलान आया कि पास के एक छोटे राज्य में विद्रोह उभर आया है और कुछ सरहद पार आकर हमारी सीमा पर शरण मांग रहे हैं। विद्रोही नेता का नाम अप्रिय था। उसने कुछ जमींदारों को आश्रित कर रखा था और वे अब शहरी बस्तियों में पलायन कर रहे थे। ये खतरनाक क्षण था। शांति, विकास और सामाजिक समावेशन की नई योजना अचानक से एक कठोर परीक्षा में पड़ गई। अकबर ने फौज को तत्पर किया, पर बीरबल ने कहा, युद्ध से पहले समझौता और कूटनीति आजमाइए। मल्लिका ने स्पष्ट किया कि हिंसा की जगह बातचीत और शरणार्थियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। पर यह आसान नहीं था। साहिबे हारून जैसे लोग युद्ध की आग को भड़काकर अपने राजनीतिक लाभ चाहते थे। बीरबल ने एक असामान्य सुझाव दिया। वे एक समिति बनाएं जिसमें पड़ोसी राज्य के बुद्धिमान लोगों को भी शामिल किया जाए और शरणार्थियों की समस्या का स्थायी हल निकाला जाए। इसके साथ उसने एक और योजना रखी। सीमा के उन गांवों में जहां संघर्ष का खतरा है, वहां सामुदायिक प्रहरी बनाए जाएं जो सलाह और सहायता दें, पर हथियार न रखें। ये विचार दूरदर्शी था, क्योंकि बीरबल जानता था कि जहां हथियार होंगे वहां लड़ाई होगी, पर जहां संवाद होगा वहां जीता जीता समाधान संभव है। कूटनीति के रंग, बातचीत की देरख। कमेटी की पहली बैठक में पड़ोसी राज्य के प्रतिनिधि आए। वे संदेह से भरे हुए थे,
पर जब मल्लिका ने तार्किक और मानवतावादी दृष्टि रखी तो उनके दिल भी पिघलने लगे। मल्लिका ने कहा कि शरणार्थियों को भोजन और आश्रय दिया जाएगा, पर उन्हें स्थानीय कानूनों के अनुसार जांच के लिए प्रस्तुत होना होगा। ये कसौटी न्याय और दया का संगम थी। वहीं साहिबे हारून ने वार्ता के मुद्दों पर कुंभकर्णी साजिशें रचीं। उसने कुछ नोट लेकर निकाले जो वार्ता को पटरी से उतार सकते थे, पर बीरबल के चालाक दोस्तों ने उन नोटों को सार्वजनिक करवा दिया और साहिबे हारून का चेहरा लाल हो गया। अब लोगों ने देखा कि संघर्ष को हवा देने वाला कौन है। वार्ता का बड़ा मोड़ तब आया जब एक छोटे विद्रोही नेता, जो कि गांव का ही निकला, बीच में आया और अपनी पीड़ा सुनाई। उसकी जमीन जमींदारों के दमन के कारण बिखरी थी। मल्लिका ने खुले दिल से कहा कि यदि न्याय मिल सकता है तो हिंसा की जड़ें सूख सकती हैं। उस नेता ने भी मेज पर शांति की शर्तें रखीं। अंततः युद्ध से बचने के लिए शरणार्थियों के विषय पर एक समझौता हुआ। सीमावर्ती इलाकों में जल और खाद्य संसाधन का साझा उपयोग और उन जमींदारों के खिलाफ स्वतंत्र जांच जो दमन के आरोप में थे। ये समझौता केवल कागजों का नहीं रहा, क्योंकि बीरबल ने इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पंचायतों और श्रमिक संगठनों को भी सशक्त किया। ये कदम साहिबे हारून के लिए बड़ा झटका था। पहले वो सोचता था कि युद्ध में उसकी शक्ति बढ़ेगी, पर शांति और सुधार ने जनता के मन को जीत लिया। मल्लिका और अकबर की नीतियां अब सिर्फ बोल नहीं रहीं, वे हकीकत बन रही थीं। 10. साहिबे हारून का पतन और पुनर्वास। जब जांच शुरू हुई तो साहिबे हारून के अनेक जुर्म सामने आए। उसे न केवल पद से हटाया गया, बल्कि उसे उन्हीं गांवों में सेवा करने के लिए भेजा गया जहां उसने पहले अन्याय किया था। बीरबल ने सुझाव दिया कि दंड केवल दंड न रहे, बल्कि सुधारात्मक भी हो। साहिबे हारून को गांवों के संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई और उसे वहां के लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ा। शुरू में लोगों को उस पर भरोसा नहीं था, पर जब साहिबे हारून ने मेहनत की और वास्तविक कार्य किए तो उसकी छवि धीरे धीरे बदली। इससे ये संदेश गया कि जो लोग भूल करते हैं उन्हें सुधार का मौका देना भी शासकीय बुद्धि का हिस्सा है। 11. मल्लिका और रुक्मिणी, नारी नेतृत्व का नया अध्याय। रुक्मिणी की पहल ने गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने मिलकर नए उपक्रम शुरू किए: बुनाई, ऊन कॉटन के छोटे छोटे कारखाने और सामुदायिक बचत समूह। इससे महिलाओं की आमदनी बढ़ी और पंचायतों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी। मल्लिका ने सुनिश्चित किया कि हर पंचायत का ध्वज पर एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य किया जाए। ये बदलाव कुछ पुराने पदों पर बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर जनता का समर्थन बढ़ता गया। युवा लड़कियां अब स्कूल में पढ़ने लगीं और वे भी सोचने लगीं कि भविष्य में वे भी निर्णय ले सकती हैं। हास्य और हल्की फुल्की घटनाएं, बीरबल के छोटे छोटे चालें। कहानी में हमेशा गंभीरता नहीं रहती। बीरबल ने कुछ मामूली पर हल्के हास्य भी जोड़े। एक बार उन्होंने शाही रसोई के मुखिया से कहा कि वे अगले सप्ताह सभी प्रसाद में मीठे के साथ 1/3 मात्रा में चटनी भी दें, ताकि लोग ये जान सकें कि मीठा और तीखा संतुलन में देश भी अच्छा चलता है। मुखिया को पहले बुरा लगा, पर बाद में जनता ने इस नए स्वाद को सराहा और ये किचन के लिए भी एक नया मोड़ बन गया। एक और घटना में बीरबल ने दरबार में एक चतुर चुनौती रखी, जहां दरबारी अपने सबसे हास्यास्पद बहाने लेकर आए कि किस तरह उन्होंने किसी योजना में अपनी अंगुली फंसा ली थी। इस समारोह ने दरबारियों को शर्मिंदा और विनम्र दोनों किया, और लोगों ने देखा कि राजसी रंगरूट भी आत्म आलोचना कर सकते थे। बीच बीच में जो छोटे मोटे विवाद आए, उनके लिए बीरबल और मल्लिका ने मिलकर न्याय मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में ग्रामीण लोग अपने मामलों को सीधे अधिकारियों से रख सकते थे और पारदर्शी सुनवाई होती थी। सबसे अनूठी बात यह थी कि फैसलों के साथ ही पुनर्वास योजनाएं भी घोषित की जाती थीं, जिससे केवल दोषियों को सजाएं नहीं मिलती थीं। भाग 2 में हुए सुधार, सामुदायिक मेलों और साहिबे हारून के पतन के बाद दरबार में एक नई ऊर्जा आई, पर ऐसी ऊर्जा के साथ नई जटिलताएं भी आती हैं। भाग 3 में हम उन घटनाओं का वर्णन करेंगे जिनमें राजनीति, व्यक्तिगत रिश्ते और सामाजिक जिम्मेदारियां आपस में उलझती हैं। यहाँ नए पात्र उभरेंगे, कुछ पुराने रिश्ते बढ़ेंगे और बीरबल की बुद्धि को फिर से पथ दिखानी होगी। शांतिपूर्ण सुबह, पर अंदर हलचल। वसंत का मौसम था। महल के बागों में फूल खिले हुए थे और कस्बों में नई योजनाओं की खबरें उड़ रही थीं। मल्लिका हिंद ने महिलाओं के प्रशिक्षण का विस्तार किया और रुक्मिणी अब कई गांवों में युवाओं के बीच प्रेरक बन चुकी थी। अकबर रोज गांवों की रिपोर्ट पढ़ते और बीरबल से सलाह लेते,
पर एक सुबह बीरबल के पास एक पत्र आया, एक अज्ञात हस्ताक्षरित चिट्ठी जिसमें लिखा था कि कुछ बड़े जमींदार अब भी काले कारोबार में लगे हैं और वे अब नए गठजोड़ बना रहे हैं। ये नई जांच की बात है, बीरबल ने कहा, पर उसकी आंखों में चिंता का हल्का सा लकीर था। उसने अकबर को बिना किसी हल्ला गुल्ला किए सूचना दी और कहा कि वे छुपकर जांच बढ़ाएं। निश्चय तो ये था कि सार्वजनिक तौर पर तो सब ठीक दिखना चाहिए, पर अंदर की सच्चाइयों को उजागर करना भी जरूरी है। नया गठबंधन, व्यापारियों और जमींदारों की मिलीभगत। जांच के दौरान पता चला कि कुछ व्यापारी और बड़े जमींदार मिलकर अपने टुकड़ों का व्यापार कर रहे थे। बाजारों में अनाज की कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही थीं और कई ग्रामीणों को कर्ज के जाल में फंसा दिया गया था। इन जमींदारों ने अब नई चाल चली। वे समृद्ध इलाकों में शिक्षा और अस्पताल के नाम पर कुछ दान कर रहे थे ताकि जनता उनका पक्ष ले ले। ये दान केवल दिखावे के लिए था, वास्तविक परियोजनाएं अधूरी रहीं। बीच बीच में ये लोग शहर की प्रतिष्ठित गजलों और कवियों को रिझाकर अपनी छवि संवारते। पर बीरबल ने कहा, जिसने जनता की भूख से खेला है उसका रंग जल्द ही धुल जाएगा। उसने फिर से जनता पर भरोसा रखा और जनता ने भी अब सवाल करना सीख लिया था। एक अप्रत्याशित मित्र, पुराना सेनानी। एक रात बीरबल के पास एक वृद्ध सैनिक आया। उसका नाम था फिदा उल हक। वो पहले अकबर की सेना में सराहनीय सेवाएं दे चुका था और अब गांव में एक शांत जीवन गुजार रहा था। फिदा उल हक ने बीरबल से कहा कि उसने कुछ रातों में जमींदारों की गुप्त बैठकें देखी हैं और वहां कुछ भयंकर योजनाएं बन रही हैं। वे स्थानीय पंचायतों को असहाय करने के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ये सुनकर बीरबल की भौहें चढ़ गईं। उसने फिदा उल हक से कहा कि ऐसी बातों का प्रमाण चाहिए। फिदा उल हक ने हीरा मोती के व्यापारी के बगल से कुछ दस्तावेज चुराकर बीरबल के पास रख दिए। बीरबल ने चुपके से दस्तावेजों की जांच की और पाया कि सरेआम कुछ लोगों ने शांति भंग करने की तैयारी कर ली थी। 4. रुक्मिणी की चुनौतियां। रुक्मिणी अब महिला पंचायतों की योजनाओं का एक सक्रिय चेहरा बन चुकी थी, पर उसकी चुनौतियां भी बढ़ गईं। कई पुरुष नेताओं ने खुलकर उसकी आलोचना की और उसे ऐसा बताया कि वो परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। पर रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। उसने गांवों में लोक नाटक के जरिए लोगों को संवेदनशील बनाया। इन नाटकों में दिखाया जाता था कि कैसे महिलाओं की भागीदारी से गांवों की आय और निर्णय की गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं। एक दिन गांव की एक सभा में रुक्मिणी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। एक पुराने जमींदार ने उसे सख्त शब्दों में कहा कि वो शहर की बातों को गांवों में थोपू ना करे। पर रुक्मिणी ने शांति से उत्तर दिया और लोगों को समझाया कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है और अगर वे साथ खड़े होंगे तो लाभ उन्हें भी होगा। कई युवा पुरुषों ने रुक्मिणी का साथ दिया। ये एक छोटा पर निर्णायक पल था। जैसे ही बीरबल और उसकी टीम कुछ गहरे प्रमाण एकत्र कर रहे थे, साहिब हारून अक्सर अजनबी मुस्कान के साथ महल के दरबार में दिखने लगा। उसकी वापसी लोगों के लिए चौंकाने वाली थी। किसी ने सोचा कि वो माफ़ी मांगकर लौटा है, पर बीरबल ने उसकी हरकतों पर पैनी नज़र रखी। साहिब हारून ने अब कुछ नए मित्र बना लिए थे, कुछ ठेकेदार और कुछ धार्मिक नेता जो उसकी बातों को बढ़ावा दे रहे थे। उसने दरबार में मुखर होकर कहा, हम बहुत बदलाव कर रहे हैं, पर हमारा इतिहास और परंपरा कहीं खो ना जाए। कुछ बुजुर्गों ने सहमति दी, पर बीरबल ने तुरंत चेतावनी दी कि परंपरा और न्याय के बीच तालमेल बनाए बिना परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साहिब हारून ने अपनी साजिश के लिए अब धर्म का आवरण भी तैयार कर लिया था। ये सबसे खतरनाक मोड़ था। दरबार ने एक बड़ा उत्सव रखा। ये शांति व नई परियोजनाओं की वर्षगांठ जैसा था। लोग दूर दूर से आते और अपनी कला दिखाते। मल्लिका ने सभी का सम्मान किया और अकबर ने उन कलाकारों में से कुछ को अपना विशेष मानद पुरस्कार दिया। पर इस उत्सव के उजले रंग के बीच कुछ साए भी थे। कई जमींदारों ने उत्सव में छुपकर हथियार और उपद्रव के लिए लोगों को तैयार किया। बीरबल ने उत्सव के दौरान सावधानी बरतते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी, पर उसे किसी तरह की प्रत्यक्ष धमकी का संकेत नहीं था। उसने मित्रों को कहा कि वे सामान्य दिखें, पर कान कान से खबरें इकट्ठा करें। षड्यंत्र का खुलासा, रात की कार्यवाही। एक रात बीरबल के जासूसों ने देखा कि कुछ लोगों ने शहर के पीछे एक पुराने गोदाम में मिलकर बैठक की। वहां से ध्वनि और कुछ आहटें आने लगीं। बीरबल ने तुरंत एक बल भेजा। गोदाम में छापा मारते हुए उन्हें कई हथियार, नकली दस्तावेज और कुछ नकदी मिली। साथ ही कुछ धार्मिक पर्चे भी मिले, जिनमें स्थानीय धार्मिक नेताओं का नाम गलत तरीके से लिखकर लोगों को उकसाने के लिए साजिश रची गई थी। ये पुरजोर प्रमाण था कि साहिब हारून और उसके साथियों ने मिलकर जनता को भड़काने की योजना बनाई थी।
बीरबल ने बिना देर किए अकबर को सूचित किया और कहा कि अब समय है कि सार्वजनिक रूप से इन लोगों का पर्दाफाश किया जाए। 8. जनता के सामने परीक्षण, न्याय का नया चेहरा। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि आरोपियों का परीक्षण खुलकर किया जाए, न सिर्फ दरबार में बल्कि उन गांवों में जहां इनकी साजिश का असर हुआ था। ये पहल असामान्य थी, पर बीरबल का तर्क था कि जहां सच सार्वजनिक होगा वहां डर का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। परीक्षण के दौरान कई लोग सामने आए और सच्चाई बताई। कई ठेकेदारों ने पैसा लेने और काम नहीं करने की बात कबूल की। कुछ धार्मिक नेताओं के नाम भी सामने आए जिन्होंने झूठ फैलाने में मदद की। साहिबे हारून ने शुरुआत में अपना बचाव किया, पर जब दस्तावेज और प्रमाण सामने आए तो उसकी असलियत उजागर हो गई। हालांकि बीरबल ने कहा कि दंड आवश्यक है, पर वो सुधार का भी प्रस्ताव रखा। अपराधियों को उन गांवों में कार्य करना होगा जिनकी उन्होंने निंदा की थी, और जनता के सामने उन्हें राजकीय परियोजनाओं का संचालन करना होगा। इससे न केवल दंड मिलेगा बल्कि सुधार भी होगा। 9. प्रेम की अनकही कहानी, अकबर और मल्लिका के बीच। काम की व्यस्तता के बीच एक शांत क्षण आया जब अकबर और मल्लिका दोनों बाग में बैठे और दोनों के बीच कुछ गहरी बातचीत हुई। अकबर ने मल्लिका से कहा कि वो किस तरह बदलते हुए जनसंपर्क को देखता है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि राजसी कर्तव्य का मतलब केवल शासन नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतना भी है। मल्लिका ने जवाब दिया कि वो भी यही चाहती है, पर उसका सबसे बड़ा भय ये था कि क्या वो अकबर के साथ एक बराबर की साझीदार बन पाएगी या नहीं। अकबर ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, हम एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। तुमने मेरी आंखें खोली और अब मैं भी उन्हीं रास्तों पर चलना चाहता हूं। ये निजी और निजीपन दोनों तरह से महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि राजसी रिश्ते अक्सर सार्वजनिक हित में भी परख लिए जाते हैं। मल्लिका की शांति और संवेदना ने अकबर के निर्णयों में नया संतुलन लाया। बालक पक्षियों की चोरी, एक हल्का पर अर्थपूर्ण किस्सा। एक दिन महल के बाग से कुछ दुर्लभ पक्षियों के अंडे चोरी हो गए। ये मामूली सा मामला था, पर बीरबल ने इसे लोगों के बीच एक सीधा संदेश देने के लिए उपयोग किया। उसने महल के बाहर एक चौंकाने वाला नाटक आयोजित कराया, जिसमें दिखाया गया कि कैसी छोटी छोटी स्वार्थी हरकतें भी समुदाय के विश्वास को हिलाकर रख देती हैं। नाटक ने लोगों को हंसाया, पर साथ ही उनकी आत्मजागरूकता भी बढ़ाई। चोरी करने वाला नया सहायक पकड़ा गया, पर बीरबल ने उसे सार्वजनिक रूप से दंडित करने के बजाय उसे समुदाय सेवा में लगा दिया ताकि वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करे। रुक्मिणी का बड़ा बलिदान। जांच के दौरान रुक्मिणी की टोली ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किया, जो साबित करता था कि कुछ स्थानीय नेताओं ने जमींदारों के हित में गलत वोट डाले थे। लेकिन दस्तावेज प्राप्ति के समय रुक्मिणी को पकड़ लिया गया और आरोप लगाए गए कि उसने सरकारी दस्तावेज चुराए हैं। ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि लोग तुरंत मानने लगे कि रुक्मिणी ने गलत किया। मल्लिका और बीरबल ने तुरंत कहा कि सुनवाई न्यायिक तरीके से होगी। रुक्मिणी ने खुद अपनी सच्चाई बताई और ये भी स्वीकार किया कि वो दस्तावेज को सार्वजनिक करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी, ताकि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। जनता के सामने जब सच्चाई आई तो लोग रुक्मिणी के साहस की सराहना करने लगे। उसने बड़े निडर अंदाज में कहा कि अगर सच्चाई के लिए मुझे पीटा जाना पड़े तो मैं गर्व से जाऊंगी। रुक्मिणी का बलिदान गांवों में महिलाओं के लिए मिसाल बन गया और कई अन्य महिलाएं भी अधिक मुखर होकर सामने आने लगीं। सामुदायिक न्याय का विस्तार। इस पूरे संघर्ष के दौरान बीरबल और मल्लिका ने देखा कि जब जनता को सत्य का हिस्सा बनाया जाता है तब सुधार स्थायी बनते हैं। इसलिए उन्होंने सामुदायिक न्याय के नए रूप को लागू किया, जहां विवादों का समाधान पंचायतों के रूप में होता और हर निर्णय के साथ पुनर्वास और प्रशिक्षण की योजना जुड़ी रहती। इस नीति ने भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर कर दीं और लोगों की भागीदारी बढ़ाई। कुछ महीने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत आने लगे। बाजारों में कीमतें स्थिर हुईं और उपज का बेहतर वितरण हुआ। अंत में साहिबे हारून और उसके प्रमुख साथियों को न्याय के अनुसार दंड दिया गया, पर साथ ही सामाजिक पुनर्वास का रास्ता भी दिखाया गया। फिदा उल हक जैसे सच्चे योद्धाओं ने गांवों के प्रहरी बनकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की और रुक्मिणी जैसी युवा महिलाएं पंचायतों की सक्रिय सदस्य बनकर उभरीं। मल्लिका और अकबर ने मिलकर घोषणा की कि राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं बल्कि जनता के मन में स्थायी विश्वास बनाना होगा। बीरबल ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुमने चुनौती स्वीकार कर ली और जनता ने तुम्हें अपने बीच पा लिया। यही जीत है। आप बताइए, क्या मैं इसी दस्तावेज